नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया गया। देश में अब तक 158 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नागर विमानन महानिदेशालय ने 28 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के शुभारंभ समारोह को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के पुत्रवधू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल। आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को गोवा में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल हुई। ये वर्ष 2014 के बाद सर्वाधिक। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल और एश बार्टी तीसरे दौर में पहुंचे और विश्व कप सुपर लीग क्रिकेट श्रृंखला में भारत के साथ पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, 1879 में खोनुमा युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक खोनुमा गांव के योद्धाओं ने ब्रिटिश घुसपैठियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें खोनुमा गांव है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और हमारे भाग्यशाली विजेता हैं असम में धेमाजी के विश्वज्योति दास। मेरा नाम विश्वज्योति दास है। मैं धेमाजी असम का रहने वाला हूँ और पूरे असम राज्यों की ओर से मैं आकाशवाणी समाचार को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार रोज सुनता हूँ और मुझे इससे सभी जानकारी मिलती है। मैं सभी श्रोताओं को आजादी का अमृत महोत्सव का शुभकामना देता हूँ। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 24 जनवरी को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों में शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं।
आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि युवा भारत अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गति को बनाए रखें। देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 76,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,82,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 18,31,000 रोगी उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की दर 93.88% है। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,961 रोगी सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 70 करोड़ 74 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव आरती आहूजा ने कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए ये सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच में कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने विश्व के नेताओं को आगाह किया है कि कोरोना वायरस महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। WHO के मुख्यालय में उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव बहुत तेज गति से हुआ है, जिससे नए वेरिएंट विकसित होने की आशंका है। राजधानी दिल्ली में आज कोरोना से संक्रमित लगभग 13,000 मामले आ सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार 3-4 दिन में स्थिति की समीक्षा करेगी। हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 8,388 नए मामले और 8 रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। राज्य में कल 5,917 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। कर्नाटक में बेंगलुरु शहर निरंतर कोविड संक्रमण की चपेट में आ रहा है। राज्य में कल 25,595 लोगों के संक्रमित होने और 7 रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता के अनुसार बेंगलुरु शहर में 250 कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। बेंगलुरु शहर में कोविड संख्या में 250% की बढ़ोतरी हुई है, मगर कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या केवल 1.3% है और इनमें से क्रिटिकल मरीजों की संख्या 0.5% से कम है। कुल एक्टिव केसेस में से 0 से 18 आयु के कोविड केसेस की संख्या केवल 10% है। कोविड तीसरे लहर में बच्चों से ज्यादा बड़ों में इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। 95% कोविड एक्टिव मरीज लक्षण से मुक्त होने के कारण घर पर ही इलाज ले रहे हैं। इन पर नजर रखने के लिए शहर में 27 मेडिकल ऑफिसर्स के स्तर पर कंट्रोल रूम खोले गए हैं। कोविड टेस्ट की संख्या अब प्रतिदिन 1 लाख तक बढ़ा दी गई है। 300 मोबाइल ट्रेज यूनिट्स द्वारा पॉजिटिव केसेस का निरीक्षण किया जा रहा है। 28,067 अस्पताल के बिस्तर कोविड रोगियों के इलाज के लिए मौजूद हैं और 17 कोविड केयर सेंटर्स भी खोले जा चुके हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल में स्कूली छात्रों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत 967 स्कूलों को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है और प्रत्येक स्कूल में लगभग 500 बच्चे हैं।
केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 5-6 गुना तेजी से फैलता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि एहतियाती डोज लेने वाले लोगों में कोविड का खतरा कम होता है। डॉक्टर राकेश गर्ग ने कोरोना से बचाव के उपाय बताए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, जहां वो कुछ समय रुक सकते हैं, या अभी काफी हॉस्पिटल्स के अंदर टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है कि वो फोन पे भी अपना फॉलोअप करा सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, वहां पर आप अभी थोड़ा सा अवॉइड करें मूवमेंट करने का, क्योंकि ये तो हम देख ही चुके हैं कि अभी वाला जो थर्ड वेव का वायरस है, ओमिक्रॉन जो वायरस है, ये काफी ज्यादा इन्फेक्टिव है और इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि यूजली क्लोज ग्रुप में जो भी लोग रहते हैं उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहे। जहां पर सुविधाएं हैं टेलीमेडिसिन की या टेलीफोन से संपर्क किया जा सकता है अपने फिजिशियन से और आप उसको फॉलो करें। हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी है कि आप उसमें वेट नहीं कर सकते या आपकी जो क्लिनिकल कंडीशन थी वो डिटेरियोरेट कर रही है, उसमें कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको जाने की जरूरत ही है, तो आप फोन पे अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनसे कंसल्ट करें। भारत ने पहले से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक स्थगित रखने का फैसला किया है। हालांकि नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों के संचालन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। महानिदेशालय के आदेश में कहा गया है कि कुछ चुनिंदा हवाई मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्र स्तर पर शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर प्रमुख भाषण देंगे। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापति ब्रह्मा के आरोहण की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया गया। देश में अब तक 158 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नागर विमानन महानिदेशालय ने 28 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के शुभारंभ समारोह को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल। आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को गोवा में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल हुई। ये वर्ष 2014 के बाद सर्वाधिक। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल और एशले बार्टी तीसरे दौर में पहुंचे और विश्व कप सुपर लीग क्रिकेट श्रृंखला में भारत के साथ पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
उत्तर प्रदेश और 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता चुनाव रणनीतियों और गठबंधनों को आकार देने के लिए बड़ी-बड़ी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दल उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में भी व्यस्त हैं। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी और देश भर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों को देखते हुए चुनाव में महामारी से सुरक्षा के उपायों पर विशेष बल दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए पर्चे दाखिल करने की प्रक्रिया धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। कल शाम तक उत्तर प्रदेश में 77 पर्चे दाखिल किए गए। पर्चे शुक्रवार तक दाखिल किए जा सकते हैं। सोमवार को उनकी जांच की जाएगी और 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आज दिन में 11:30 बजे वर्चुअल बैठक की है, जबकि दूसरी बैठक सायं 4:30 बजे करने की योजना बनाई है। उधर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आज लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर विभिन्न उम्मीदवारों के खिलाफ 143 मामले दर्ज किए हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। उन्हें नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में शामिल किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अपर्णा यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैसे इन सभी लोगों का, कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गोवा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित है। सूची की घोषणा आज होने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एडवोकेट अमित पालेकर होंगे। आप पार्टी ने गोवा वासियों को मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली देने का आश्वासन और वादा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने गृहिणियों को 5,000 प्रति माह और युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए युवा क्रेडिट कार्ड देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल भाजपा के बीच है। गोवा में 40 सीटों के लिए 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। महामारी के दबाव और चुनाव कार्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए प्रचार ने डिजिटल और सोशल मीडिया स्तर पर अधिक जोर दिया है। मुकेश थली, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने प्रेरक संस्मरण @MyGov इंडिया और द नमो ऐप पर साझा करने का अनुरोध किया। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वर्ष 2014 के बाद कल कच्चे तेल के भाव $85 प्रति बैरल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। प्रमुख तेल उत्पादक देश संयुक्त अरब अमारात और रूस के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। निवेशकों को आशंका है कि तेल की पहले से कम आपूर्ति की समस्या और बढ़ सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पर्ल में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। नडाल ने जर्मनी के यानिक
हैंफमैन को 6-2, 6-3, 6-4 से पराजित किया। महिला सिंगल्स में ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने इटली की लूसिया ब्रॉन्जेट्टी को 6-1, 6-1 से हराया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। ब्रह्म सनातन तुमी हे निखिल पालन निखिल तारण निखिल जन मंगल आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रख्यात समाज सुधारक और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर की। उनका देहांत 19 जनवरी 1905 को हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को अपनाया और ब्रह्म समाज में इनका प्रसार किया। देवेंद्रनाथ का जन्म 15 मई 1817 को कलकत्ता के एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता द्वारकानाथ ठाकुर उद्योगपति थे। देवेंद्रनाथ को युवावस्था में ही दूसरों से अलग रहने की भावना विकसित हो गई थी और 30 वर्ष का होने तक वे आध्यात्मिक सत्य की खोज में अधिक समय व्यतीत करने लगे थे। बाद में तो जैसे वे उसी पथ के राही बन गए। देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की, जो दार्शनिक जिज्ञासा के माध्यम से आदि धर्म और उपनिषदों की शिक्षा को प्रोत्साहन देती थी। इसके लिए देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी पत्रिका भी आरंभ की। उस पत्रिका में ब्रह्म धर्म के औचित्य पर लेख होते थे। उसमें आस्तिकतावाद के साथ साथ महिला शिक्षा, विधवा विवाह का भी प्रचार प्रसार किया जाता था। पत्रिका में बहुविवाह प्रथा की निंदा भी की जाती थी। 21 दिसंबर 1843 से देवेंद्रनाथ ने समाज को आध्यात्मिक समुदाय में बदल दिया, जो प्रार्थना के लिए नियमित रूप से एकत्र होता था। देवेंद्रनाथ ने 1848 में उपनिषदों के चुनिंदा अंशों पर आधारित पुस्तक ब्रह्म धर्म प्रकाशित की। उस पुस्तक में अद्वैतवाद और तर्क शास्त्र पर बल देने वाले आदि धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। वे सिद्धांत व्यक्तिगत ध्यान पर केंद्रित थे, जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को अस्वीकार करते थे। 1860 के दशक में देवेंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए, जहां उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन जारी रखा और ब्रह्मवाद की सीमाओं पर चिंतन किया। कई वर्ष उपरांत रविंद्रनाथ ने उसी स्थान पर अपने स्कूल और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंतिम समय तक देवेंद्रनाथ भारतीय समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय की स्मृति को शत शत नमन। आज
हम स्वाधीनता सेनानियों हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोनों 19 जनवरी 1858 को शहीद हुए थे। हुकुमचंद जैन का जन्म 1816 को हिसार जिले के हांसी में हुआ था। वे दिल्ली में बहादुर शाह के दरबार में उच्च अधिकारी थे। उन्हें 1841 में हांसी और करनाल जिले के कुछ क्षेत्रों का कानूनगो नियुक्त किया गया था। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुनकर वे दिल्ली पहुंचे। वे मुगल दरबार में देशभक्त नेताओं की सभा में शामिल हुए, जिसमें तांत्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी भी आए थे। उन्होंने हरियाणा में स्वतंत्रता संघर्ष चलाने का प्रस्ताव रखा और हांसी वापस आने पर सेना को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ ब्रिटिश संचार प्रणाली पर धावा बोला और साधारण हथियारों से लैस अपने सैनिकों के माध्यम से ही अंग्रेजों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने साथी मिर्जा मुनीर बेग के सहयोग से मुगल शासक को पत्र लिखा और उनसे सेना भेजने का आग्रह किया, लेकिन इस बीच दिल्ली पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया और मुगल रिकॉर्ड में उनके तथा मिर्जा मुनीर बेग के हस्ताक्षर वाला पत्र अंग्रेजों के हाथ लग गया। ब्रिटिश कमिश्नर ने तुरंत हिसार के कलेक्टर को लाला हुकमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके घरों पर छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को मृत्यु दंड दिया गया। दोनों शहीदों को आकाशवाणी का शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ आज अपना 16वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को उसकी स्थापना दिवस पर बधाई दी है। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार एनडीआरएफ टीमों के कौशल को और निखारने पर काम कर रही है ताकि किसी भी चुनौती के दौरान अधिक से अधिक जान माल बचाया जा सके। चिकित्सा परामर्श समिति ने नीट स्नातक काउंसलिंग 2021 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। पात्र उम्मीदवार 24 जनवरी तक mcc.nic.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है। कोलकाता में आज सवेरे कोहरा छाया रहा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में वर्षा होगी या बर्फ गिरेगी। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। लेह और गिलगित में हल्की वर्षा या हिमपात का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, गंगटोक और शिलोंग, आइजोल, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। देश भर में कोयला आधारित ताप बिजली घरों में करीब 59,000 मीट्रिक टन बायोमास का इस्तेमाल सह ईंधन के रूप में किया जाएगा। इससे पराली जलाने और ताप विद्युत संयंत्रों के कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले 20 जनवरी से दिल्ली में ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे और पैराग्लाइडर सहित उड़ने वाले सभी हवाई उपकरणों के संचालनों पर रोक लगा दी है। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा है कि राजधानी में आतंकवादी हमले की आशंका को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया गया। देश में अब तक 158 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नागर विमानन महानिदेशालय ने 28 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के शुभारंभ समारोह को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल। आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को गोवा में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल हुई, ये वर्ष 2014 के बाद सर्वाधिक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।